Very good evening to all of you. On the behalf of Team Natural Days Wellness, I heartily welcome all the delegates uh, in this live question answer session. So, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, सो आप चैट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं और हमारे साथ डॉक्टर अनंत हैं जो कि आपके सभी क्वेरीज को आंसर करेंगे। डेली हमारा जो रहेगा सेशन इसी तरीके से रहेगा। हर रोज हम जो हमारा 6 मंथ का पूरा एक कोर्स है ऑनलाइन साफ सुथरा में, जिसमें कि हम बहुत ही अच्छे तरीके से पाइल्स फिस्टुला फिशर की सर्जरी करना सीखते हैं, वो सीखेंगे। और हर रोज आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में और उस सेशन जो आप ले रहे हैं उसमें आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली अपने आप को अनम्यूट करके या चैट बॉक्स में टाइप करके पूछ सकते हैं। सो चैट बॉक्स भी ओपन है। सो यू आर रिक्वेस्टेड कि अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज आपकी डे टू डे प्रैक्टिस में भी क्वेश्चन आता है तो आप उसको नोट डाउन करके रखिए। और इवनिंग टाइम डेली आप डॉक्टर अनंत सर से आप क्वेश्चंस के आंसर ले सकते हैं। यस। डॉक्टर साहब, आज मेरे पास दो डॉक्टर्स की क्वेरी रही। उन्होंने एक ग्रुप में दो क्वेश्चंस डाले, जो कि मैं देखता हूँ अगर स्क्रीन शेयर हो पाती है, ठीक है ना, तो मैं आपको इमेजेस के साथ पूछना चाहूंगा। यस सो सर। फर्स्टली है, एक डॉक्टर का था कि उन्होंने आज से एक वीक पहले, 1 वीक पहले 6 o'clock पे डॉक्टर लालता प्रसाद टेक्निक से एक फिशर का ट्रीटमेंट किया था। यस सर। आफ्टर 3 to 4 days उनके पास जो पेशेंट रिवर्ट बैक आया, सो उसकी एक पस पॉकेट बनी हुई उनको फील हुई। सो यस सर। से उसी एक्सटर्नल ओपनिंग से यहाँ पे उन्होंने डॉक्टर लालतो प्रसाद टेक्निक के लिए 6 o'clock के नियर बाय वो बनाया था। उसी को हल्का सा वाइड करके वहां से जो थोड़ा बहुत पस था वो ड्रेन आउट कर दिया और उसके बाद यस सर। उसको उन्होंने लाइक ठीक करना शुरू किया। अभी आज उनका मेन क्वेरी था कि बिलो लाइक 6 o'clock के और नीचे जाकर के उनको ऐसा फील हो रहा है कि वहां पे कुछ पस टाइप है। अभी कोई लाइक ड्रेनेज नहीं है वहां पे या कुछ पेशेंट को कोई सिम्टम नहीं है, तो उसको यस किस। सर। सर देखिए, हर एक प्रोसीजर की एडवांटेज होती है, डिसएडवांटेज होती है। लाल्टा प्रसाद सर की जो टेक्निक है, उसके अंदर जैसे कि अपना जो क्षार सूत्र है, क्षार सूत्र बनता है स्नूही क्षीर से, अपमार्ग क्षार से और हरिद्रा से। तो उसमें जो स्नूही क्षीर है, वह स्नूही क्षीर एक ऐसा एजेंट है कि जो वहां पे फंगल या बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए जवाबदार हो सकता है, क्योंकि आइडियली वो तो है तो क्षीर ही। तो अगर ताजा यूज किया है तो ठीक है, वरना 6 मंथ के बाद कभी कभार या हाइग्रोस्कोपिक होने के बाद कभी कभार यूज करते हैं, या ओपन छोड़ने के बाद, तो वहां पे इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। दूसरी चीज है कि ड्रेनेज, किसी भी केविटी को आप जनरेट करते हो तो वहां पे आपको यह ख्याल रखना पड़ता है कि ड्रेनेज कैसा है। अगर वहां पे ड्रेनेज अच्छा नहीं है, अगर वहां पे आपने जब लाइगेट किया है और लाइगेट किए हुए पार्ट में इंटरनल ओपनिंग बड़ा है, एक्सटर्नल ड्रेनेज के लिए अच्छा नहीं है, देन इट विल बी जनरेट अनदर पॉकेट ऑफ पस। तो वहां पे पस बन के आसपास के सब कनेक्टिव टिश्यू को डैमेज करेंगे, जहां पे सब कनेक्टिव टिश्यू में अनदर एक ट्रैक बनना चालू हो जाएगा। वही ट्रैक वहां नीचे आसपास में पस पॉकेट बनना चालू हो जाएगा। तो बेटर है कि आप जहां पे भी पॉकेट लगे वहां पे एक हल्का सा कट लगा के वहां पे ड्रेन दे दीजिए। और जो इंटरनल ओपनिंग है, जहां पे आपने लाल्टा प्रसाद सर टेक्निक से किया है, उस टिश्यू को काट के वहां से थ्रेड निकाल दीजिए। बीच के जो टिश्यू है उसको काट लीजिए। उसको काटने से क्या फायदा होगा कि वहां से पहली चीज हमने फॉरेन मटेरियल निकाल दिया, क्योंकि वो बार्बर थ्रेड से बना रहता है, मल्टी फिलामेंट है, जिसमें सीरम कंटेन करता है और इन्फेक्शन होने के चांसेस रहते हैं। तो जब जाके आप उसी फॉरेन मटेरियल को निकाल दोगे, 50% पस फॉर्मेशन, इन्फेक्टियस फोकाई फॉरेन मटेरियल को रिमूव करने से वहां से बंद हो जाएगा। दूसरी चीज, जब जाके आप वहां पर नीचे की साइड पे ड्रेन आउट कर दोगे, तो हमारा पहला चीज मसल्स रिलैक्सेशन देना खत्म हो जाएगा। दूसरा चीज, कैविटी इंडिपेंडेंसी क्लियर हो जाएगी। तीसरी चीज,
फोरेन फोकाई निकल जाएगा, यानी कि थ्रेड निकल जाएगा। चौथी चीज, जहां पे आपको सुश्रुत संहिता के सूत्र स्थान के 11th चैप्टर के 5th श्लोका के अनुसार यत्र यत्र गतिम विद्यात् दोषाणाम उत्संगो भवेत, यानी कि जहां जहां पे आपको गति फील हो रही हो, यानी कि फ्लक्चुएशन साइन फील हो रहा हो, दोषाणाम उत्संगो भवेत, यानी कि जहां पे स्किन पे आपको उभार दिख रहा हो, उस जगह पे आपको तत्र तत्र व्रणम कुर्यात्, वहां पे व्रण बना देना है, वहां पे वुंड बना देना है। कितना बड़ा बनाना है? दोषाम न अधितिष्ठति, दोष वहां पे टिक ना पाए उतना बड़ा वुंड बना देना है, ताकि वहां से पस ड्रेन हो जाए। और एक बार अगर वहां से पस ड्रेन हो गया तो उसके बाद वहां पर ड्रेनेज होने के बाद वहां पर कलेक्शन होना बंद हो जाएगा। फोरेन फोकाई निकल गया है, यानी कि थ्रेड निकल गया है, तो वहां पे न्यू पस जनरेट होना बंद हो जाएगा, और वहां पे केविटी इंडिपेंडेंसी मिलने से सब अपना सरवाइव हो जाएगा ठीक तरीके से। राइट सर। अगर और कोई भी क्वेश्चन है तो आइदर इन अ चैट बॉक्स राइट डाउन कीजिए, खुद को अनम्यूट करके सेशन को इंटरेक्टिव बनाने के लिए प्रयत्न कीजिए। अगर किसी का कोई भी क्वेश्चन है, प्लीज राइट इट इन द चैट बॉक्स। आपके जो रूटीन के क्वेश्चंस रहते हैं तो भी आप डोंट वेट फॉर कि लाइक आपने आज के सेशन के रिगार्डिंग आपके डे टू डे प्रैक्टिस में एनोरेक्टल के कुछ भी क्वेश्चन है, सो प्लीज आप उसमें डालिए चैट बॉक्स में, सो दैट कि उनको आंसर किया जा सके। यस सर। डॉक्टर नीतू गुप्ता मैडम, सर फिशर में आर्टिफिशियल बनाते वक्त एप्सिस का ही डर रहता है, प्रिवेंट कैसे करें? सर मैडम देखिए, एप्सिस बनने के चांसेस सबसे ज्यादा रहते हैं। पहली चीज, स्टैंडर्ड क्षार सूत्र यूज करें। दूसरी चीज, क्षार सूत्र में आप ड्रेनेज अच्छे से दें। तीसरी चीज, अगर आपको वहां पे हेल्दी टिश्यू से डील करना है तो क्षार बहुत ज्यादा निकाल दे क्षार सूत्र के अंदर से, ताकि कटिंग इफेक्ट भले ही थोड़ी लेट आए, लेकिन स्नोही छिड़क के भी कुछ जो आगे के लेयर है वो निकल जाने से आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा, वहां पे एब्सिस होने के चांसेस कम हो जाएंगे। इंडिपेंडेंसी ऑफ कैविटी, इसको सबसे पहले सोचना है। बाहर का और अंदर का ओपनिंग दोनों वाइड बने वह देखना है। आगे के थोड़े फाइबर स्किन के साथ काट लेने हैं, ताकि उसको वहां पे पेन भी कम हो जाए। पेन कम होगा, स्पाज्म कम होगा, कैविटी इंडिपेंडेंसी क्लियर रहेगी। इतना ख्याल रखोगे मैडम तो वहां पे एब्सिस होने के चांस बहुत कम हो जाएंगे। किसी की भी कोई क्वेरी है, कोई आपको प्रश्न करना है, खुद को अनम्यूट करके भी कर सकते हैं, या फिर आप चैट बॉक्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं। आपका कोई भी रूटीन प्रैक्टिस में भी कोई भी क्वेरी है तो आप हमें पूछ सकते हैं सर। आज के सेशन के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है तो भी पूछ लीजिए सर। अगर पेशेंट को फिस्टुला है और पाइल भी है तो मैनेज कैसे करें? अगर फिस्टुला में क्षार सूत्र लाइगेट किए तो पाइल से ब्लीड नहीं होगा? ओके डॉक्टर धर्मेंद्र सर, देखिए आइडियली अष्टांग, कल भी हम बताए थे, अष्टांग हृदय उत्तर तंत्र, अ कंसेप्ट ऑफ अर्शो भगंदर, 28th चैप्टर 28th श्लोका,
वहां पर उत्तर तंत्र के अंदर अष्टांग में अर्शो भगंदर के रेफरेंस में स्पष्ट रूप से बताया है कि अर्श का चिकित्सा पहले करे, भगंदर का बाद में करे। लेकिन वैसा जरूरत नहीं पड़ेगा, हमें एक ही सीटिंग में जब जाके चिकित्सा करनी है तो अर्श को पहले लाइगेट कर दीजिए, लेकिन भगंदर का प्रोबिंग साथ में करके रखे। भगंदर का प्रोबिंग करके भगंदर को तैयार रखे, और उसमें दोनों में लाइगेट कर सकते हैं। हमने भगंदर के चैप्टर नंबर 5 के अंदर अर्शो भगंदर के चैप्टर दिखाए हैं। आप एक बार, आप तो हमारे फर्स्ट बैच के स्टूडेंट हैं, पुराने स्टूडेंट हैं, फिर से एक बार देखिए, आपको वहां पे कंसेप्ट पूरे क्लियर हो जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर साहब, सर। आज एक ये कुछ इमेजेस किसी डॉक्टर ने शेयर की थी। सो यस सर। उसमें जो फर्स्ट इमेज है ये है, ये डे 1 का है, ये यस डे सर। 2 का है, ये यस सर। डे 4 का है, और यस सर। ये जो आज का उसका है डे 7 का, ठीक है ना? यस सर। सो उसमें नीचे अब्सेस इसमें भी बना है इसका। यस सर। यस सर, दिस वन इज अ ये अगर स्ट्रेट आप फिस्टुला। इसको यस अप्रिशिएट सर। कर पा यस रहे हैं सर। यहाँ पे, मैं इसको मार्क करूं? यस सर, मैं समझ गया हूँ ये क्या है सर। सर, हाँ। इस बंदे की कोई एमआरआई वगैरह करवाए थे वो ऑपरे क्षार सूत्र लाइगेशन से नहीं पहले? नहीं, हमारे वगैरह तो कुछ नहीं डॉक्टर साहब उसकी। ओके। इसके अंदर यह कंफर्म सीधा खुल रहा था या कर्व्ड फिस्टुला नहीं था ना, वो सबसे पहला क्वेश्चन मार्क रहेगा। क्योंकि हाँ। यह फिस्टुला हम देखें तो यह फिस्टुला तो हमें उसके नेचुरल एक्सटर्नल ओपनिंग जो है, वह एनल वर्ज से 3.5 सेंटीमीटर से थोड़ा दूर दिख रहा है। तो इसमें पहली चीज ये हो सकती है, मैं दो पॉसिबिलिटीज हैं इस केस के अंदर। पहली चीज ये हो सकती है, दिस पर्सन हैज मेड अ फॉल्स ट्रैक, क्योंकि 3.5 सेंटीमीटर से दूर होने वाला फिस्टुला, इस प्रकार का जो फिस्टुला है, वह कभी कभार 6 o'clock पे भी खुलता है। लेकिन जो पहली इमेज हमने देखी, उस इमेज के हिसाब से तो यह सीधा खुलने वाला फिस्टुला है। लेकिन कभी कभार ऑथेंटिक कंपनियां 21 कोटेड क्षार सूत्र ही बनाती हैं। वह अगर लाइगेट किया है आइदर इन अ लो इम्यून पेशेंट और इन अ डायबिटिक पेशेंट, वहां पर स्किन नेक्रोसिस, आप पहली दूसरी तीसरी इमेज में देखिए, उसको आसपास की स्किन के टिश्यू के अंदर नेक्रोसिस होना चालू हुआ है ड्यू टू अ इरिटेशन ऑफ क्षार। उसने क्षार सूत्र बांधने के बाद जोसो डॉक्टर ने वहां के क्षार को, एक्सटर्नल क्षार को रिलीज नहीं किया था। एक्सटर्नल क्षार को हमेशा निकाल दीजिए, ताकि आसपास की स्किन के ऊपर वह क्षार कॉस्टिक बर्न करके वहां पे सेल्यूलाइटिस डेवलप ना करे। बिकॉज ऑफ दैट कॉस्टिक बर्न, दिस सेल्यूलाइटिस हैज बीन अकर्ड। पहली चीज, बंदे को बोलो कि वहां पे शेविंग किए बिना कभी प्रोसीजर प्रोटोकॉल फॉलो किए बिना प्रोसीजर ना करे। ना ही शेविंग किया है, ना ही वहां पे प्रोसीजर प्रोटोकॉल फॉलो किया गया है। अगर वहां पर 2-3 दिन के बाद मरीज को क्षार सूत्र की वजह से आसपास की स्किन, दूसरा प्रोटोकॉल यह फॉलो नहीं किया है कि लाइगेशन के बाद बाहर का पूरा क्षार निकाल देना है, ताकि निकल जाने के बाद बाहर का जो एक्सटर्नल क्षार है, भले ही इंटरनल ट्रैक के अंदर क्षार पड़ा रहा है, लेकिन एक्सटर्नल क्षार निकल जाने से वहां पर वह पूरा का पूरा अच्छे से ट्रीट करेगा, इरिटेशन नहीं देगा। तीसरी चीज, क्षार जब भी लगाते हैं यहाँ पर, अगर क्षार वहां पे इरिटेशन कर दिया है या नहीं भी किया है, तो ड्यूरिंग वॉकिंग, ड्यूरिंग रूटीन लाइफ, पेशेंट को वहां पे जात्यादि घृत या जात्यादि तेल अंदर और बाहर दोनों जगह पे लगाने के लिए दे दो, ताकि उसको वहां पे फ्रिक्शन की वजह से होने वाला सेल्यूलाइटिस डेवलप ना हो। इट्स अ सेल्यूलाइटिस which is developed because of that particular क्षार irritation, nothing else। तो इस पेशेंट को हमें और कुछ नहीं करना है, सिर्फ सेल्यूलाइटिस के जैसे वहां पे हायर एंटीबायोटिक वगैरह से ट्रीट करना है, और उससे अच्छा ट्रीट हो जाएगा सर। राइट सर। सर, डॉक्टर शकील अनवर सर का क्वेश्चन है। प्रणाम सर। सर, फिशर में एलआईएस के बाद स्टिचिंग किस थ्रेड से करे? सर, फिशर बेड की हीलिंग वेरी पुअर रहती है, क्या करे? डॉक्टर शकील अनवर सर, स्टिच करना है एलआईएस के बाद। देखिए, एलआईएस के बाद ओपन करोगे तो भी रहे, ओपन छोड़ोगे तो भी चलेगा। एलआईएस करने के बाद अगर आप सूचर ले रहे हो तो भी चलेगा। सूचर अगर लेना है देन इट शुड बी अ
absorbable thread, it should be a rapid one और Vicryl one. लेकिन अगर आप उसको खुला छोड़ोगे तो भी चलेगा. दूसरी चीज, अगर आपका फिशर बेड अच्छे से हील नहीं हो रहा है तो आफ्टर LIS और आफ्टर मैनुअल एनल डायलिटेशन और आफ्टर सर्कुलर एनल डायलिटेशन और आफ्टर PIS, वहां पर जहां पर भी फिशर है उसके बेड को हल्का सा कॉटराइज कर दो, या बेड को ही वहां पे एक फिशर एक टॉमी कर दो, ताकि अनहेल्दी म्यूकोजा, आइडियली फिशर इट्स नथिंग, इट्स अ longitudinal ulcer which is situated in a lower one third of anal canal. तो लोअर वन थर्ड ऑफ एनल कैनाल में लॉन्गिट्यूडिनल अल्सर. अब अल्सर का डेफिनेशन क्या है? डिसकंटिन्यूटी ऑफ मेम्ब्रेन कवर्ड बाय अनहेल्दी टिश्यू. तो डिसकंटिन्यूटी ऑफ मेम्ब्रेन हुआ है, तो वहां पे अगर मेम्ब्रेन डिसकंटिन्यूटी होने से हीलिंग अच्छा नहीं हो रहा है तो वहां पे जला दो, जला दो, नया जो आएगा वो अच्छा आएगा. या फिर अगर वहां पे स्पिंक्टर एक्सपोज हो चुका है तो उसको वहां पे काट दो, नया आएगा वो अच्छा आएगा. तो इस प्रकार से हम उसको मैनेज कर सकते हैं हीलिंग के लिए. और सूचर लो ना लो कोई दिक्कत नहीं होगी, सूचर नहीं लोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी सूचर की. लेकिन अगर ले रहे हो हीमोस्टेटिक और प्राइमरी एपोजिशन के लिए तो वहां पे एब्जॉर्बेबल सूचर रैपिड 2-0 बेस्ड रहता है. राउंड बॉडी नीडल रहेगा, कट बॉडी नीडल भी वहां पे ले सकते हैं स्किन के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं है. वाइक्रिल भी चलता है. अगर और कोई भी क्वेश्चन है तो इधर चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए, या फिर आप खुद को अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं. राइज हैंड कीजिएगा तो आपको अनम्यूट किया जाएगा सर. आप चैट बॉक्स में भी राइट डाउन कर सकते हैं खुद का जो क्वेश्चन है वो. आज के एनाटॉमी के लेक्चर के रिगार्डिंग भी आपको अगर कोई क्वेश्चन है, क्वेरी है, तो आप पूछ सकते हैं. यस सर, आस्था आयुर्वेद ने हैंड राइज किया है सर. डॉक्टर आस्था आयुर्वेद नमस्कार। सर, आप अपना नमस्कार सर। अनम्यूट कीजिए. नमस्कार सर। नमस्कार सर, बोलिए सर. डॉक्टर जितेंद्र सर। अरे प्रणाम सर, बोलिए बोलिए सर. प्रणाम सर, प्रणाम सर। एक मैंने देखा था कहीं जगह पे, जब हम फिस्टुला में थ्रेड डाल देते हैं तो यस सर. उसके बाद जैसे आपने बताया भी हम जाते घृत लगा सकते हैं, तो वहां पे मैंने रेगुलर देखा वो रेगुलर ड्रेसिंग करते थे। और इवन जो उसकी ड्रेसिंग में डेली क्षार के रूप में जो होता है गौमूत्र, वो डेली डाला हम्म. करते थे और डेली It's a पेशेंट को cleansing बुला of के। it's a cleansing of pituitary tract, nothing else. They जी सर। are they are irritating that particular tract by which that posterior wall of that tract will be excised out by gradually cutting. समझे हमारी बात? जी जब जी जी जाके जी। आप एक्सटर्नल एनल वर्ड से गौमूत्र का अर्क या गौमूत्र को स्टराइल करके डालते हो तो वह वहां पे गौमूत्र आइडियली एसिडिक इन वैल्यू है और वह वहां पे क्यूरेट ही करेगा, लिटरली वो क्यूरेट करेगा, क्षार के जैसा ही काम, अरे सॉरी अल्कलाइन वैल्यू, वो क्षार का ही काम करेगा. इट्स ऑल्सो क्षार. जहां पर हमें तीक्ष्ण क्षार प्रिपेयर करना है तो प्रिपरेशन में भी तो सर हम लोग वहां पर पानी की जगह पे गौमूत्र यूज कर सकते हैं औषधियों को तो डिजोल्व करने के लिए. सर जो यहाँ पे राख है, डाउट। ऐश बनाई है, व्हाइट ऐश है जो अपमार्ग की, उसको डिजोल्व करने के लिए जब जाके तीक्ष्ण प्रतिसारणीय क्षार बनाना है तो आप पानी की जगह पे वहां पे 6 गुने ज्यादा गोमूत्र के अंदर भी उसको डिजोल्व कर सकते हैं. तो गोमूत्र एक बहुत पोटेंट क्षार का फॉर्म करके वहां पे जब भी आप पुश करोगे तो वो पूरे के पूरे ट्रैक को वहां पे फ्लश करके उसकी पोस्टीरियर वॉल को केमिकल कॉटराइज करेगा, वहां पे जी सर। इरिटेशन करेगा. और अगर आप सिर्फ और सिर्फ जात्यादि घी या जात्यादि तेल को भी पुश करोगे NS से वॉश करने के बाद, NS से वॉश अच्छे से कर लेना है, तो आप बहुत अच्छे से उसको रिजल्ट ले सकते हो. तो सर जैसे जात्यादि तेल या जात्यादि घृत डालेंगे, तो जैसे गौमूत्र का तो समझ में आ गया, भी उसमें क्षार ही है, प्रॉपर्टी है। तो यस जैसे सर. जात्यादि तेल लगाया, जब हम उसमें डाला, मतलब सिरिंज के से पुश किया उसमें यस एक्सटर्नल सर. ओरिफिस से, तो उसमें यस जो सर. हमारा केमिकल कॉटराइजेशन जो क्षार कर रहा है, वो उसमें वह डिल्यूट नहीं हो जाएगा नहीं क्या? नहीं 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 नहीं, क्षार इज अ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर.
जब जाके वो वाटर वगैरह से कनेक्टेड होता है तभी जाके वो डाइल्यूट होता है। लेकिन कई कबार, जैसे कि हम हमारे गुरु डॉक्टर अभिषेक शर्मा जी से जब सीखे थे, वह तो क्षार सूत्र को भिगो के ही रखते हैं जात्यादि घी या तेल के अंदर। अगर उसकी ही कोटिंग आ गई तो वहां पे अंदर हाइग्रोस्कोप, यानी कि जो पानी की मटेरियल या एटमोस्फियर का हाइग्रोस्कोपिक नेचर उसको लगने का चांस है, वो लगने का चांस भी चला जाएगा। जी सर, जी सर, जी तो सर। वो तो बेस्ट रहेगा सर। जात्यादि घी, धन्यवाद। जात्यादि तेल, किसी भी प्रकार के ऑयल से, तिल के ऑयल से आप वहां पे अगर फ्लश कर रहे हो या गोमूत्र से फ्लश कर रहे हो, कंसेप्ट दो रहते हैं, आइदर ब्रूहण और बायकृष। अगर आप ब्रूहण करने जा रहे हो या लंघन करने, लंघन यानी कि यहाँ पे हम क्षार तेल क्षार तेल से, जैसे कि हम आगे भी लेक्चरों में, आपने तो हमारे लेक्चर आगे भी अटेंड किए सर, उसके अंदर जी सर। क्षार तेल से वगैरह से पीछू कैसे रखना है, क्षार तेल से वॉश कैसे करना है, वो सब समझा है। तो ब्रूहण के अंदर कंसेप्ट में आएगा बाया जात्यादि तेल और बाया दैट पर्टिकुलर व्रण रूपक तेल, उस प्रकार के जो तेल रहते हैं या घी रहते हैं, उससे हम जब जाके फ्लश या वहां पे पीछू रखते हैं। और लंघन के कंसेप्ट में हम क्षार तेल या गोमूत्र से या काशी शादी तेल से या ताम्र सिद्ध भस्म के किसी तेल से आप जब जाके करते हो ड्रेसिंग, तो वह लंघन के कंसेप्ट में जाएगा। अगर वहां पे अनहेल्दी ग्रेन्युलेशन वगैरह आपको दिख रहा है तो गोमूत्र वगैरह से फ्लश करना चालू करो। अगर आपको वहां पे हीलिंग पर्पज से लेना है तो ब्रूहण के कंसेप्ट से करना चालू करो। जी सर, जी जी जी, यस थैंक यू सर। सो मच सर, थैंक यू सो थैंक मच। यू सर, थैंक यू सर। डॉक्टर विजय दास सर, गुड इवनिंग सर। सर सॉरी सर, विजय दास सर, आपके एक क्वेश्चन का आंसर मुझे देना रह गया है। डॉक्टर राधा गुप्ता मैडम बीच में रह गए। डॉक्टर राधा गुप्ता मैडम सर, एलआईएस का जो एनाटॉमिकल पोजीशन है उसको एक बार फिर से अच्छे से समझाइएगा। डॉक्टर राधा गुप्ता मैडम, हम पाइल के लेक्चर चालू होने से पहले एक फिशर का वीडियो दिखाएंगे, हाउ टू परफॉर्म एलआईएस इन इजी वे। 2 cc एनेस्थेशिया में कैसे सिर्फ हम एलआईएस कर सकते हैं, वो आप देखिएगा, बहुत अच्छा रहेगा। तो उसको हम एनाटॉमिकल पोजीशन आपको अभी ही समझाने के लिए प्रयत्न कर रहे हैं। जब जाके एनस चालू होती है तो वहां पे जो इंटरनल स्पिंक्टर अपना है, इंटरनल स्पिंक्टर इट्स अ नथिंग बट अ कंटिन्यूएशन ऑफ अ सर्कुलर फाइबर मसल्स ऑफ अ रेक्टल कॉर्ड। रेक्टल के सर्कुलर फाइबर मसल का कंटिन्यूएशन है। तो वह मसल्स तो एनस के बिल्कुल म्यूकोजा से चिटका हुआ रहेगा, म्यूकोजा से बिल्कुल एडेरेंट रहेगा, यानी कि वो वहां पे रिलैक्स रहता है, म्यूकोजा अलग रहती है, लेकिन वो वहां से बिल्कुल म्यूकोजा के पास रहेगा। उसके बाद एक स्पेस आएगी जिसको हम इंटरस्पिंक्टरेटिक स्पेस, एक्सटर्नल और इंटरनल स्पिंक्टर, एक्सटर्नल स्पिंक्टर की विड्थ है 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 mm, इंटरनल स्पिंक्टर की विड्थ है 0.5 mm। इंटरनल स्पिंक्टर 3 सेंटीमीटर के आसपास का रहता है एडल्ट में, एक्सटर्नल स्पिंक्टर रहेगा 3.8 सेंटीमीटर, कंप्लीट एनस टू एनस। तो जब जाके उन दोनों के बीच की स्पेस है तो 3 या 4 के बीच में भी आप कर सकते हो या 3 o'clock पे भी कर सकते हो। अगर आप चाहो तो किसी भी सर्कुलर डायमीटर में कहीं से भी आप लेटरल इंटरनल स्पिंक्टरेक्टोमी की जगह पे पीआईएस, एंटी इंटरनल स्पिंक्टरेक्टोमी, या फिर लेफ्ट इंटरनल स्पिंक्टरेक्टोमी, राइट इंटरनल स्पिंक्टरेक्टोमी कर सकते हो। गुड इवनिंग सर, फिशर में स्पिंक्टरेक्टोमी करने के बाद रिओकरेंस होता है क्या? यस सर, होता है। हमारे केस में भी होता है और आपके किसी के भी केस में हो सकता है। अगर आपके फाइबर थोड़े से रह गए हो, या पेशेंट ने पोस्ट ऑपरेटिवली कुछ अच्छे से फॉलो नहीं किया हो, या आपके फाइबर आपने अच्छे से निकाले हो लेकिन कॉन्स्टिपेशन इतना ज्यादा रहता है कि बारी बारी से फट जाता है, तो उसमें वापस रीओकरेंस होने के चांसेस होते हैं। डॉक्टर शकील अनवर सर, सर कभी कभी एलआईएस के बाद भी एनल सिकुड़ जाता है, हो जाता है, चुभन, दर्द बना रहता है, तो आप उसको मात्रा बस्ती का प्रयोग करवाइए और कुछ ना कीजिए शकील अनवर सर। और कई लोग, जैसे कि आज ही मेरे एक जूनियर हैं डॉक्टर ध्रुव पटेल, उनका गोधरा से कॉल आया था कि मैंने एक पेशेंट रिफर किया था ड्रेसिंग के लिए, 5 दिन पहले पीआईएस किया था। तो मैंने बोला कि भाई वहां पे करवा देना, वहां का पेशेंट था। तो उसने बोला कि सर डायलेटर 5 दिन के बाद चालू कर दूं, थोड़ा सा स्पाज्म है। तो कई लोग डायलेटर यूज करते हैं। अब हमें ये देखना है कि हमें डायलेटर यूज करना है या नहीं करना है। बाकी मोस्ट प्रोबेबली वो सब करने की जरूरत नहीं पड़ती है, मात्रा बस्ती का प्रयोग दे दो, अच्छा कोई ब्रूहण उसको ठीक तो लगे उस प्रकार से दे दो, अच्छा रहेगा। सर एक पेशेंट को पाइलोनोडल साइनस के साथ फिस्टुला भी जुड़ा है, कैसे करे? यस डॉक्टर शकील अनवर सर, आज ही मेरा भी एक केस आके गया है वैसा। पीएनएस के अंदर से पूरा का पूरा निकल के एनएस तक जाता है। इफ्टेक विथ पीएनएस ऑपरेट करे, इफ्टेक कर दीजिए, गुदा का कंसेप्ट हो जाएगा। और पीएनएस में जहां जहां पे ओपनिंग हो रहा है उसको कंटिन्यूअस लाइगेशन कीजिए, उसको तो एक्सीजन करना ही पड़ेगा।
सर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट कितने दिन तक चलनी है अगर किसी को शस्त्र या अणु शस्त्र चिकित्सा की जरूरत नहीं है? सर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट अकॉर्डिंग टू पेशेंट डिफर रहती है। वहां पे हीलिंग उसके वुंड का हो जाए, मोस्ट प्रोबेबली कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट फिशर में ही आती है। फिस्टुला में तो हमें करना ही पड़ता है, वहां पे पाइल में भी आती है। पाइल में फर्स्ट या सेकंड डिग्री है तो महीने 2 महीने तक खिलाओ, एक आध महीना तो मिनिमम खिलाना पड़ता है सर। सर अगर किसी भी पार्टिसिपेंट की कोई भी क्वेरी है तो आप आइदर चैट बॉक्स में राइट डाउन कर सकते हैं। आज के एनाटॉमी के सेशन के रिगार्डिंग अगर कोई क्वेरी है तो भी आप पूछ सकते हैं। एनाटॉमी के सेशन के साथ साथ अभी हम आपको और भी प्रैक्टिकल व्यू में दिखाने के लिए प्रयत्न करेंगे कैसे करना है। अ, जैसे कि आज के लास्ट के पूरे प्रैक्टिकल वीडियोस थे कि कहाँ पे डेंटेड लाइन है, ऐसे कई आपको वीडियोस बताएंगे कि कहाँ पे क्या सिचुएटेड होता है और उसको कैसे देख सकते हैं। तो आप को पूरा का पूरा आइडिया आएगा कि गुदा के अंदर का पार्ट कैसा होता है। लेकिन हाँ, आज से आप फिक्स कीजिए कि अगर आपको कोई गला दिखाने आता है तो भी आप उसका गुदा का एग्जामिनेशन पीआर करना चालू कर दीजिए। तो वह चीज आपका एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप करना चालू करेगी। पीआर करना आज से ही चालू कीजिए। पर रेक्टल एग्जामिनेशन जिस प्रकार से जेली लगा के करते हैं, कंफर्म करना चालू कीजिए, वह आपकी प्रैक्टिस के लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा सर। किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो रेज हैंड करेंगे तो आपको हम अनम्यूट कर देंगे। अगर आपका क्वेश्चन चैट बॉक्स में चाहो तो उसमें भी राइट डाउन कर सकते हो सर। लेंथ ऑफ इंटरनल स्पिंक्टर सर चालू होता है व्हाइट लाइन ऑफ हिल्टन से लेके एआरआर तक। उसका मोस्ट प्रोबेबली हर एक की गुदा अलग अलग साइज की रहती है। हर एक की हाइट 6 फीट नहीं रहती है, हर एक की हाइट भी अलग अलग रहती है। उसी प्रकार के गुदा के लेंथ और विड्थ अलग अलग रहते हैं। लेकिन जो हमारे कॉन्सेप्ट में आता है उसके हिसाब से अप्रोक्स 3 सेंटीमीटर, 2.8 to 3 सेंटीमीटर इंटरनल स्पिंक्टर की लेंथ रहती है। इंटरनल स्पिंक्टर की विड्थ रहती है 0.5 to 0.7 सेंटीमीटर। और एक्सटर्नल स्पिंक्टर पूरा का पूरा एनएस को कवर करता है फ्रॉम अ सब। वो 3 पार्ट में रहता है एक्सटर्नल स्पिंक्टर तो, सबक्यूटेनियस, मिडल और डीपेस्ट पार्ट। डीपेस्ट पार्ट एआरआर तक रहता है, सबक्यूटेनियस पार्ट तो हिल्टन की लाइन से भी 0.8 सेंटीमीटर नीचे जो स्किन लेयर कवर एनस रहती है वहां तक रहता है। तो एक्सटर्नल स्पिंक्टर 3.8 to 4 सेंटीमीटर का रहता है और उसकी विड्थ 2.5 सेंटीमीटर के अप्रोक्स रहती है। सर क्लास का कोई फिक्स टाइम नहीं है क्या? डॉक्टर आदर्श आदर्श 10 बजे चालू हो गया है लाइव क्वेश्चन आंसर जो है वो, और 9 बजे आपको क्लास हमेशा मिल जाती है सर। गले वाले को कैसे पीआर एग्जामिनेशन के लिए पूछ सकते हैं सर? डॉक्टर धर्मेंद्र सर कीजिए, वही सीखे कैसे हाउ टू डू पीआर, बाकी सब बाद में अपने आप आ जाएगा सर। अगर किसी भी डॉक्टर की कोई क्वेरी है तो चैट बॉक्स में राइट डाउन कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है अनम्यूट करके पूछना चाहते हैं तो प्लीज आप कंटिन्यू पूछ सकते हैं सर। डॉक्टर आदर्श सर, आपका लास्ट क्वेश्चन था। आप क्लास का टाइम बिल्कुल फिक्स रहता है, 9 बजे आपको क्लास मिल जाएगी। 10 बजे आपके जो भी डाउट्स हैं वो हम सब क्लियर करेंगे। आपको जो क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। और क्लासेस की रिकॉर्डिंग आपके पास 1 ईयर तक रहेगी। आप बिंदास जो भी क्वेश्चन है कभी भी पूछ सकते हैं। डॉक्टर विजय दास सर, डियर सर, फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री पाइल फिंगर से कैसे पता करें? डॉक्टर विजय दास सर, पाइल इज नॉट अ स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग, पाइल इज अ स्ट्रक्चर ऑफ विजुअलाइजेशन। वहां पर हमें देखना ही है। स्कोपी क्यों दी है? फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री पाइल भी स्कोपी से ही पता चलेंगे। पाइल फील तभी होते हैं जब जाके उसके एडिपोस टिश्यू ड्यू टू लॉन्ग एक्सपोजर टू अ एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सटर्नल वन, वहां पर एडिपोस टिश्यू हार्डन होने की वजह से ही पाइल फील होते हैं। वरना पाइल का वास्कुलर बम्प फील करना बहुत मुश्किल होता है। फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री पाइल तो एनल, जब एनस जब जाके बंदा संडास की पोजीशन में बैठता है तो एनल ओरिफाइस ओपन होता है। लेकिन जब संडास की पोजीशन से बाहर निकलता है यानी कि खड़ा हो जाता है तो एनल का जो स्ट्रक्चर है वो एंटीरियर पोस्टीरियर स्लीट बना देता है। एंटीरियर पोस्टीरियर स्लीट यानी कि एंटीरियर और पोस्टीरियर एक दूसरे से दीवारें जुड़ जाती है, कि जिसकी वजह से एनस एक सीधी लाइन के जैसा दिखेगा। जब जाके वो जोर करेगा, स्ट्रेन करेगा, तभी सर्कुलर दिखेगा। वरना एनस आप जब जाके पहली बार लिथोटोमी में सुलाओगे तो एनस आपको दिखेगा सीधी पट्टी के जैसा।
तो फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री पाइल तो अपने कुशन के अंदर दब जाएंगे जब जाके पेशेंट स्ट्रेट होगा। डॉक्टर राधा गुप्ता मैडम, फिशर विद सेंटिनल टैग में टैग रिमूव करने के बाद टैग के बेस से भी स्पिंक्टर, यस क्यों नहीं, जैसे ही टैग रिमूव करोगे, पहले टैग रिमूव मत करना, पहले स्पिंक्टर का बेस वहां से चूज कर लेना और उसके बाद ही आपको टैग रिमूव करना। एक बार वहां से स्पिंक्टर को बाहर निकाल देना तो इजी पड़ जाएगा मैडम। डॉक्टर योगेश चित्रवंशी सर, सर फिशर अगर 12 o'clock पर हो तो एंटीरियर इंटरनल स्पिंक्टरेक्टोमी बेस्ट रहेगा या पीआईएस? देखिए डॉक्टर योगेश सर, बी फ्रैंक, एंटीरियर इंटरनल स्पिंक्टरेक्टोमी के उतने अच्छे रिजल्ट नहीं है, पीआईएस के अच्छे रिजल्ट है, लेकिन बेस्ट तो एलआईएस है। तो अगर आप पीआईएस करोगे तो चलेगा, पोस्टीरियर इंटरनल स्पिंक्टरेक्टोमी बेस्ट रहेगा, लेकिन एंटीरियर उतना परफॉर्म करने के लिए प्रयत्न मत करो, वहां पे टैग रिलैक्स कर दो बस, और कुछ नहीं। सर कौन कौन से सेकेंडरी फिस्टुला में केएस लाइगेट नहीं कर सकते? सेकेंडरी फिस्टुला में सेकेंडरी रेमिफिकेशन यानी कि ट्रैक जो रहते हैं, तो उसमें नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, जहां पे ब्लाइंड ट्रैक जा रहे हैं उसको सिर्फ वाइडन कर दो। अगर किसी भी ट्रैक में आपको लग रहा है कि व्हाट टू डू, देन पुट योर फिंगर इन दैट ट्रैक एंड वाइड इट, नथिंग एल्स। छोटा आर्टरी डाल के वाइडन कर दो। जब जाके आप ट्रैक को वाइड करोगे, वहां पे ड्रेनेज प्रॉपर मिल जाएगा, तो उसको ड्रेनेज का ही जरूरत रहता है, उसको कुछ क्यूरेट व्यूरेट ये सब करते हैं लोग, लेकिन कोई जरूरत नहीं रहता सर। External, intern, whenever you deal with a primary source of infection, either it's a creep or fissure origin fistula or specific fistula, आपने अगर इंटरनल ओपनिंग इंटरस्पिंक्टरेटिक स्पेस को डील कर लिया, देन दैट कैविटी विल डेफिनेटली विल बी हील। तो आपको वहां पे कोई ज्यादा सोचने का जरूरत नहीं पड़ेगा सर, अच्छे से हो जाएगा। पाइल डायग्नोसिस के लिए एनी स्कैनिंग, सर अर्शोग्राम, अपने बहुत सारे वीडियोस्कोप, हमारे डॉक्टर मित्र एक हैं कमलेश जी, उन्होंने भी बनाया है। तो अल्ट्रासाउंड या कोलोनोस्कोपी पे ना जाए, खुद करें यार, पैसे हमें लेने हैं, दूसरों को अल्ट्रासाउंड करवा के कोलोनोस्कोपी करवा के क्यों ले। अपने बहुत सारे यंत्र आते हैं जिसमें आपको वीडियोस्कोप दे देंगे, तो वीडियो और महंगे भी नहीं रहते हैं, एक एक पेशेंट से लोग 800-900 रुपए लेते हैं वो वीडियोस्कोपी करने के। तो आप उसी से स्कोपी करके, ये आगे जो डॉक्टर मैडम का मैसेज था ना, डॉक्टर राधा गुप्ता मैडम, वो लोग सब करते हैं, तो आप बिंदास कर सकते हैं। डॉक्टर नरेश, व्हाट टाइप ऑफ डिफरेंट सीए एंड पाइल? सर डॉक्टर नरेश सर, देखिए आगे तो आपको कार्सिनोमा और पाइल्स के लिए डिफरेंशियल डायग्नोसिस के लेक्चर बहुत आएंगे, ये तो अभी ट्रेलर चालू हुए हैं, आपको धीरे धीरे सिखाएंगे सर। कैंसर तो पूरा का पूरा अलग है, स्क्यूमस सेल कार्सिनोमा मोस्ट प्रोबेबली इसमें देखने मिलता है, या पेपिलोमा से होने वाले बड़े जो बेस रेक्टल सेल कार्सिनोमा देखने मिलते हैं। रेक्टल सेल कार्सिनोमा रेक्टम में रहते हैं, पाइल के अंदर तो आपको अलग ही स्ट्रक्चर दिखेगा। हम आपको पाइल सिखाएंगे, वो तो अलग है, पाइल को निकाल के दिखाएंगे कि ये देखो पाइल है। फिस्टुला में जो जो सीए के चांसेस वाले रहते हैं, उसमें भी हम आपको दिखाएंगे कि ऐसे ऐसे फिस्टुला के अंदर सीए के चांसेस ऐसे दिखते हैं। तो आप चिंता छोड़े, डिफरेंशियल डायग्नोसिस का लेक्चर 1-2 दिन में करेंगे। जो अपना डायग्नोसिस का लेक्चर रहेगा उसमें बहुत अच्छे से सिखाएंगे, चिंता छोड़ दीजिए आप। और उसमें डिफरेंट बहुत रहता है, सीए का ब्लीडिंग रहता है, सीए का पहला लक्षण रहेगा कि उसके बंदे का 10% ऑफ बॉडी वेट पहले 1 मंथ में कम हो जाएगा। दूसरा लक्षण ये रहेगा, ब्लीडर रहेगा, लेकिन ब्लीडर क्लॉटी और वहां पे बहुत गंदी स्मेल वाला रहेगा। तीसरा लक्षण रहेगा स्पूरियस डायरिया इन मॉर्निंग टाइम, वहां पे सवेरे सवेरे वो 4-5 बार संडास करने जाएगा और संडास पतला पानी जैसा होगा और पूरी रात में भरा पड़ा रहेगा, वो म्यूकस डिस्चार्ज वगैरह सब निकलता रहेगा। चौथा लक्षण ये रहेगा कि वो हार्ड इन स्ट्रक्चर है, ऑन एग्जामिनेशन ओई में आपको पीआर करोगे तो तुरंत आपको हार्ड स्ट्रक्चर फील होगा। पांचवा लक्षण ये रहेगा कि वहां पे पेन वगैरह का कंप्लेन बाद में चालू होगा, यूरिन रिटेंशन वगैरह भी चालू होना चालू हो गया। जबकि जाके पाइल एक ऐसी निर्दोष चीज है जो दर्द कभी नहीं करेगा, बाहर आएगा, बैठ जाएगा, वापस बिठाएगा, बैठ जाएगा, 3, 7 एंड 11 ओ क्लॉक की ही कंफर्म कंडीशन से वो बाहर आएगा। उसके साथ साथ उसका ब्लीडिंग बिल्कुल एकदम फ्रेश रहेगा, उसमें संडास की फ्रीक्वेंसी के साथ कोई लेना देना नहीं है, वहां पे बारी बारी से स्टूल पास करने जाने की खड़स वगैरह कुछ होती नहीं है। वो एक बार में स्टूल पास करेगा, लेकिन वो प्रेशर की वजह से स्ट्रेन करेगा तभी ब्लीडर करेगा। तो पाइल फियर सीए का तो आपको बिल्कुल, जो बंदा 4 लेक्चर देख लेगा वो भी सीए और पाइल के अंदर तो कैसे डिफरेंशिएट करना है वो समझ लेगा, तो वो चिंता ना करे। आप सिर्फ लेक्चर चालू होने दे, देखिए आगे आगे देखिए सर, अभी तो ट्रेलर चालू हुआ है और इस बार का कोर्स तो काफी एडिट किए हैं, बहुत अच्छा रहेगा। एटलीस्ट पिछले कोर्स से ज्यादा हमने ऐसी नई कई टेक्निक, जैसे कि नाभि पीएनएस है वो तो पता ही है,
नाक के ऊपर भी पीएनएस होता है और वो भी हमने लाइगेट करते हुए दिखाया है। एक्सिलरी पीएनएस तो पता ही है, लेकिन इंजेक्टेबल एब्सिस भी आप उससे ट्रीट कर सकते हो, वो भी हमने बताया है। एटलीस्ट 10 से ज्यादा बार्थेलोनिक सिस्ट को हाउ वी कैन मैनेज विद क्षार सूत्र, वो भी हमने दिखाया है। तो ऐसे बहुत सारे लेक्चर की जो यूनिक कंसेप्ट हैं वो आपको दिखाए जाएंगे। नाभि का पीएनएस, नाक का पीएनएस, कान का पीएनएस, क्रोटल का पीएनएस, पीएनएस चालू होने दो, 10 लेक्चर तो पीएनएस के होंगे शायद। तो और हाँ, कई लोगों के लिए एक ब्रेड एंड बटर के जैसा है सिस्टिक लेशन। सिस्टिक लेशन बॉडी की सरफेस सर्जरी की है और वो बीएमएस डॉक्टर्स को हर एक स्टेट के अंदर अलाउड है। आपके लिए सिस्टिक लेशन की जिसको ग्रंथि, अपुची और अर्बत जैसा नाम से दिए गए हैं सुश्रुत संहिता में, उसके कंसेप्ट से हाउ टू रिमूव इट, वो भी इस पूरे के पूरे सेशन में आपको सिखाया जाएगा सर। और बहुत अच्छे अच्छे सिस्ट आपको दिखाए जाएंगे रिमूव करते हुए, और बहुत बहुत नॉलेजेबल रहेंगे आगे के सेशन। आप बिंदास रहे सर। अगर कोई भी क्वेश्चन है सेशन के रिगार्डिंग तो आप हमें पूछ सकते हैं सर। सर जस्ट एक क्वेरी रह गई थी, जैसे अभी आप बता रहे थे भी अगर हीलिंग लेना है तो जात्यादि तेल, और यस सर। अगर हमें क्यूरेटिंग करना है तो गौमूत्र, यही मैं राइट यस सर। सुना ये? यस सर। यस सर। यस सर। थैंक यू थैंक सर, फॉर अ ब्रूहण, नॉट फॉर अ हीलिंग। देखिए ध्यान से मेरा तो बात सुनिए। ब्रूहण और लंघन दोनों में बहुत अंतर है, यानी कि ब्रूहण और हीलिंग में भी बहुत अंतर है। अगर हीलिंग लेना है, वैसे नहीं, हमें ब्रूहण करना है, यानी कि क्या है, अगर ट्रैक क्लीन है वहां पे हमें वही चाहिए कि जो अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब जाके ठीक है। और लंघन में किस प्रकार से है, मैं आपको समझाने के लिए प्रयत्न करता हूं। जैसे कि कभी कभार आप तो करते ही हो क्षार सूत्र, अब हमारे पास तो आपने इतने केसेस हमसे ही पूछे हैं, तो किए तो उससे भी बहुत ज्यादा होंगे। तो जो क्षार सूत्र में कभी कभार बांधने के बाद आपको फॉल्स हीलिंग फेस करनी पड़ती है। फॉल्स हीलिंग यानी म्यूकोजा, यानी कि वहां पे पोस्टीरियर वॉल में से एक अनहेल्दी ग्रेन्युलेशन जैसे टिश्यू ही वहां पे बारी बारी से आते रहते हैं। तो उसमें आइदर वी हैव टू गो फॉर अग्नि, और वी हैव टू गो फॉर क्षार, और वी हैव टू गो फॉर दैट पर्टिकुलर इरिटेंट एजेंट। तो वहां पे लंघन, यानी कि वहां पे हमें उसको निकालना ही है कुछ भी करके। तो उसके लिए क्षार तेल वगैरह और जात्यादि तेल, अणु तेल, ये कोई भी डालने से भी वहां पे ऐसा नहीं है कि अनहेल्दी टिश्यू नहीं जाएंगे। अनहेल्दी टिश्यू जाते हैं वहां पे, बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो गया तो भी जाता है वो, क्योंकि ऑयल हमेशा परमिट नहीं करेगा किसी भी अनहेल्दी चीज को। तो लेकिन जहां पे हमें प्योरली क्यूरेट ही करना है, यानी कि जहां पे हमें कार्श्य ही देना है, ब्रूहण नहीं देना है, बढ़ने नहीं देना है वह धातु को, वहां पे हमें गोमूत्र, क्षार तेल या फिर उस प्रकार से यूज करना है जिसको हम क्यूरेटेज कर सकते हैं। थैंक यू मैडम, थैंक यू डॉक्टर नरेश सर, थैंक यू जतिंदर सर। सर अगर कोई भी क्वेश्चन है तो आप आइदर राइट डाउन कीजिए, और आप पूछ भी सकते हो अनम्यूट करके। थैंक यू डॉक्टर सेलार सर। ओके सर, स्किन का कौन सा डिसीज बताया आपने? सर स्किन नहीं धर्मेंद्र सर, सिस्टिक लेशन। जितने भी लिप सिस्ट है, वजाइनल सिस्ट है, ऑरिकल सिस्ट है, या फिर कोई नेक पे, बैक पे, चेस्ट पे, डर्मोइड या उस प्रकार की कोई सिस्ट है, सिबेसियस सिस्ट है, तो वह ऐसे सिस्ट्स हैं कि जो आपके लिए क्विक लर्निंग एंड क्विक अर्निंग होंगे, और वो पूरे के पूरे इंडिया के कई स्टेट में आप परमिट है करने के लिए, तो करेंगे सर अच्छे से। थैंक्स टू टीम डॉक्टर अनंत सर एंड ललित सर, ऑलवेज अवेलेबल फॉर अस। थैंक यू सर, थैंक यू डॉक्टर जतिंदर सर, डॉक्टर अर्जुन सैनी सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। हाउ मच वी कैन चार्ज फॉर अ ट्रीटमेंट सर? डॉक्टर सर ये क्वेश्चन हर टाइम पे आता है। मैं मुफ्त में करता हूं, आप चाहो उतना चार्ज ले सकते हो। पहले एक्सीलेंसी के पीछे भागो। पैसा पीछे जख मरवा के आता है, आपके पीछे भागेगा पैसा। पहले एक्सीलेंसी ले लो, पहले इतने सर्जरी कर लो कि आपका हाथ माइक्रो सर्जरी के लिए प्रिपेयर हो जाए कि भाई मैं तो सर्जरी करूंगा, मेरे जैसी कोई नहीं कर पाएगा। बाद में आप पेशेंट से, अगर 6 बार, एक बंदा मेरे पास आया था
6 लाख रुपए खर्च करके आया था। मैंने मुफ्त में किया था उस बंदे का। दरबार करके पेशेंट था, सीणज गांव का, उसका हम दिखाएंगे आपको। तो वह पेशेंट 6 लाख रुपए 4 सर्जरी करवा के आया था मेरे पास। वो ब्लैंक चेक दे देंगे लोग अगर आपने उनका ठीक तरीके से किया। सिस्टिक लेशन पूरे के पूरे डालेंगे सर। लिप सिस्ट से लेके कई सिस्ट ऐसे होते हैं कि जो ब्रेड एंड बटर होते हैं। जैसे कि अब आप पायल सीखोगे, पायल चालू करोगे, उसमें अर्निंग में आपको काफी समय लगेगा, यानी कि 6 महीने के बाद आपके पास पेशेंट सर्जरी करवाना चालू करेंगे। उससे अच्छा है कि सिस्टिक लेशन 4 दिखा दो, वहां पे आपका काम चालू हो जाएगा। और छोटी छोटी सर्जरी जब होनी चालू हो जाएगी ना, बड़ी सर्जरी में हाथ भी अच्छे से बैठ जाएगा सर। तो सिस्टिक लेशन कोर्स में पूरा अपडेशन करेंगे और काफी सारी सिस्ट की सर्जरी भी दिखाएंगे। ग्रंथि, अपची और अर्बुद। नॉट अ कर्कट अर्बुद बट अर्बुद। सर अगर कोई भी और क्वेश्चन है तो आप चैट बॉक्स में राउट डाउन कर सकते हैं। सर शायद क्वेश्चन खत्म हो गए। गुड नाइट सर। सर शायद क्वेश्चन खत्म हो गए। यस डॉक्टर धर्मेंद्र सर, कोर्स में बहुत वास्ट नॉलेज मिलने वाला है, चिंता ना करें। ओके डॉक्टर साहब, गुड नाइट। मिलते हैं कल नाइट नेक्स्ट सर। सेशन में। हैव अ नाइस डे। गुड नाइट टू गुड ऑल द नाइट सर। पार्टिसिपेंट। गुड नाइट डॉक्टर आनंद जी। हैव अ नाइस डे। बाय गुड बाय। नाइट। गुड नाइट डॉक्टर